तो मार्कर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? यकीनन बढ़िया होंगे। दोस्तों अपन चल रहे थे भाषा शिक्षण जो है ना अपन ने स्टार्ट कर दिया था, और भाषा शिक्षण में कुछ टॉपिक जो है ना अपन ने पहले पढ़ चुके थे। और अभी जैसा कि मैंने आपको बोल रहा हूँ कि कुछ दिन जो है ना आपकी जो क्लासें आएगी वो कैसी आएगी, प्रीमियर के रूप में आएगी। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं लाइव लेना है ना स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द लाइव लेने वाला हूँ, है ना। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है ना, सेट नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ दुविधाएं अभी आती जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, जब पंखे वंखे भी सब बंद रखने पड़ते हैं। अगर पंखे बंद नहीं हो तो पंखे की आवाज़ आती है जो आपको सुनने देती है ना, इसलिए मैं आधे घंटे की क्लास में पूरा पसीने से भर जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ कि आपकी क्लास किसी न किसी रूप से नहीं टूटे, किसी न किसी रूप से आपकी क्लास चलती रहे, आपकी पढ़ाई जो है ना वह नियमित रूप से चली रहे, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और कभी भी मैं आपके साथ में ये नहीं होने दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगामी विषय को लेकर के आगे किस प्रकार की अपनी योजना रहेगी, किस तरीके से मैं आपको कोर्स करवाने वाला हूं, कि प्रतिदिन की अपनी क्लासें कैसी रहेगी, इसकी सारी जानकारी भी मैं आपको क्या करने वाला हूं दोस्तों, धीरे धीरे उपलब्ध कराने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा है ना मेरे साथ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बना हुआ रहना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ में बने हुए नहीं रहे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे पता है पहले ही दिन आप बहुत अच्छे माहौल में आ गए थे, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ने भी लगे थे। धीरे धीरे इसको और थोड़ा सा और क्रिएट करें। मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, जो शायद मैं कल दे दूंगा आपको 100%। बुक कैसे आप परचेज करोगे उसकी भी मैं आपको जानकारी पूरी की पूरी देने वाला हूं। सारी की सारी जानकारी आपके पास में आ जाएगी दोस्तों। और मैंने इतना कुछ किया है ना, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना मैनेजमेंट जो है ना मैंने इस 15 दिन में बिठाया है। मुझे क्लासेस बहुत अधिक लेनी है, बहुत अधिक रिकॉर्ड करनी है, काम मेरे पास में बहुत अधिक है, और सुविधाएं अभी एक बार सेट नहीं हो रही। जिस दिन पूरा का पूरा एकदम व्यवस्थित सेट होगा ना, उस दिन आपकी क्लासें नियमित और मैं बढ़ा दूंगा, 2 से 3 क्लास जो है ना प्रतिदिन की आपकी कर दूंगा। क्लास लेने का तरीका भी मैं पूरा का पूरा दोस्तों डिफरेंट करने वाला हूं। जैसा कि अपन को पता है कि बिना टाइम गंवाए अपन हमेशा क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण अपन ने शुरू कर दिया था, और भाषा शिक्षण के अंतर्गत कुछ भागों का अपन ने पहले से अध्ययन कर लिया था। भाषा शिक्षण में कुछ अपन ने पहले पढ़ लिया था, जैसे कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का महत्व क्या है ना, भाषा की उत्पत्ति क्या हुई, भाषा के बारे में किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने किस किस प्रकार की बात की, यह सारा का सारा अध्ययन अपन ने पहली कक्षा के अंतर्गत कर दिया। देखिए, हिंदी संस्कृत पढ़ना अलग बात है और भाषाएं पढ़ना अलग बात है। आपके रीट में आता है भाषा शिक्षण, है ना। भाषा शिक्षण के अंदर 2 विषय दे रखे हैं, एक तो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी, 3 दे रखे हैं। उसमें से मैं जो बात करता हूं मैं हिंदी संस्कृत की करता हूं, अंग्रेजी की बात मैं नहीं करता हूं दोस्तों, ना। और ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड भी थी कि गुरुदेव आप भी अंग्रेजी पढ़ा दो, इंग्लिश भी आप स्टार्ट कर दो। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़वा सकता। मैं किसी भी फैकल्टी को बुला करके है ना आपकी अंग्रेजी जो है ना मैं अच्छी खासी यहाँ से करवा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा मेन बात क्या है दोस्तों कि मुझे खुद को भी इंग्लिश बहुत कम आती है, ये सच है। तो ऐसे में यदि मैं किसी फैकल्टी को लाऊं, वो पढ़ा रहा है, वो कितना सही पढ़ा रहा है, कितना गलत पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मैं कुछ भी उसमें पता नहीं लगा पाऊंगा। और कहीं मेरी वजह से किसी एक आध बच्चे के एक आध नंबर भी कम आता है ना, तो मैं उसका पाप का भागीदारी ना मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए अंग्रेजी को मैंने पहले से ही साइड में रख रखा है। हाँ, यदि पॉसिबल हो पाए तो मैं लास्ट में कुछ क्लासेस यूट्यूब पर फ्री में आपके इस चीज़ की लगवाने की कोशिश में हूं। मैंने सर से बात भी कर रखी है, वो सर आते हैं तो मैं 100% आपको मेथड्स है ना पूरे के पूरे मैं आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों। बहुत अच्छी फैकल्टीज है, मैं उनसे बात भी करूंगा। यदि वो रिकॉर्ड करके मुझे क्लास देगी तो 100% मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों। तो आपके भाषा शिक्षण चलता है, आपको भाषा के महत्व के बारे में पूछा जाता है, भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ा जाता है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा विधियां जो है ना वो भी भाषा शिक्षण के अंतर्गत ही, बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर विधियां बहुत कम है। तो भाषा शिक्षण अपन ने स्टार्ट कर दिया था, कुछ भाषा शिक्षण अपन ने पढ़ा था। नॉर्मल टॉपिक में आपको थ्योरी से पढ़ा रहा हूं। जैसे थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आएंगे इसके अंदर वो मैं आपको प्रश्नोत्तरी से पढ़ाऊंगा, प्रश्न भी कराते रहूंगा और साथ साथ में आपको साथ में थ्योरी भी बता दूंगा, ताकि इसमें आपके डबल प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी दोस्तों। अभी ये नॉर्मल से टॉपिक है जिसमें से प्रश्न बनाना मुश्किल होता है कि 2-4 प्रश्न बनते और 2-4 प्रश्न में मैं क्या समझाऊंगा आपको। तो बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं आपको, लेवल वाली चीज समझा रहा हूं। मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आप आगामी कभी भी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भी तैयारी करोगे तो भी ये भाषा शिक्षण के बारे में जो आप पढ़ रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आप में काम आने वाला है। तो आप इस माहौल में रहें, इस रंग में रहें दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, कल निकलने के बाद में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा अपना भाषा के दृष्टिकोण। क्या रहेगा दोस्तों? भाषा के दृष्टिकोण। भाषा का दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? नहीं, भाषा किन किन लोगों ने किस किस दृष्टि से भाषा को देखा। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, भाषा का अर्थ और महत्व पढ़ा था। अब यह मानते कि इस भाषा की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन इस भाषा का विकास कैसे हुआ, यह भाषा मानव जीवन में कैसे आई। तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। कुछ लोग अलग तरीके से सोचते थे, उन्होंने अपना तरीका बताया कि भाई इस तरीके से भाषा का आगमन हुआ। कुछ लोग अलग तरीके से सोचते थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया। तो भाषा अलग अलग तरीके से आई, तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए। दैट्स क्लियर यहां तक। तो जिन जिन लोगों ने
जिन जिन लोगों ने किस किस प्रकार के दिए। कुछ लोग सामाजिक दृष्टिकोण वाले थे इसमें, कुछ लोग भौतिक दृष्टिकोण वाले थे, और कुछ लोग जो थे इसके अंतर्गत अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले थे। तो उन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी एडवाइस दी कि किस तरीके से जो है ना ये भाषा जो है आपके जीवन में आई और ये भाषा का जो है ना विकास हुआ है, अलग अलग रूप में एडवाइस दी। तो दोस्तों यहां पे आपको जो हल्का सा ध्यान रखना वो क्या ध्यान है, 3 प्रकार के दृष्टिकोण यहां पे आए भाई। कितने प्रकार के दृष्टिकोण यहां पे देखोगे आप? 3 प्रकार के। एक तो आएगा भाई आपका सामाजिक दृष्टिकोण। पहले जो लोग थे सामाजिक दृष्टिकोण वाले, वो अपनी अलग राय देते हैं कि भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है। दूसरे आएंगे आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले, वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले अपनी एडवाइस देते हैं कि किस प्रकार से भाषा चली है। और तीसरे नंबर पर आएंगे आपके भौतिक दृष्टिकोण वाले। ये 3 प्रकार के शिक्षा शास्त्री ने अपनी अपनी एडवाइस दी भाषा के विकास में। भाई कितने शिक्षा शास्त्रियों ने 3 प्रकार के, कौन कौन से? सामाजिक दृष्टिकोण वाले, सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले और भौतिक दृष्टिकोण वाले। अब जो अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भाई इस सामाजिक दृष्टिकोण वाले ने किसके बारे में क्या कहा, इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले ने क्या कहा, इस भौतिक दृष्टिकोण वाले ने क्या कहा, इसकी जानकारी जो है ना दोस्तों अपन आज की क्लास में अपन इकट्ठी करने वाले हैं, ठीक है ना। अब सामाजिक दृष्टिकोण, इनको मैं एक एक दृष्टिकोण को आपको पूरी की पूरी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले भाषा के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब आप समझ गए ना कि किन लोगों ने इस भाषा को किस नजरिए से देखा कि इस भाषा का विकास कैसे हुआ है। ये आपका दृष्टिकोण कहलाता है। बहुत अट्रैक्टिव क्लास है आज की। देखिए सबसे पहला मैंने दृष्टिकोण उठाया है यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण, है ना। सबसे पहले मैंने कौन सा दृष्टिकोण उठाया दोस्तों? सामाजिक दृष्टिकोण में यहाँ पे उठा के लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण वाले भाषा के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए सामाजिक दृष्टिकोण वाले सोचते हैं कि समाज में आचार विचार करने के कुछ चिन्ह थे। भाई क्या थे? कुछ चिन्ह थे। उन्हीं चिन्हों को भाषा में बदल लिया गया। अब ये कौन कहते हैं? सामाजिक दृष्टिकोण वाले लोग। जैसा ये सोचते हैं कि भाई समाज पहले भी था, आज से 100 साल पहले भी समाज था, आज से 1000 साल पहले भी समाज था। हालांकि समाज का तरीका अलग था, पहले की रहन सहन की स्थिति अलग थी, अब स्थिति अलग थी, लेकिन भाषा तो उस 1000 साल पहले भी थी और भाषा 100 साल पहले भी थी और भाषा आज भी थी। तो ये जो सामाजिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं ना, ये क्या सोचते हैं? बहुत शॉर्ट तरीके में उन्होंने बताया कि भाई पहले भी समाज में आचार विचार करने के कुछ चिन्ह थे। चिन्ह का मतलब क्या हो गया? कुछ किसी प्रकार के कुछ न कुछ क्या थे दोस्तों? संकेत थे। भाई क्या थे? कुछ न कुछ संकेत थे। इन्हीं संकेतों को इन्होंने किस में बदल दिया? चिन्ह। ये जो चिन्ह थे उन्हीं चिन्ह को इन्होंने किसमें बदल दिया? भाषा में बदल दिया। मतलब चिन्हों को धीरे धीरे ध्वनि दे दी और ध्वनि से धीरे धीरे वर्ण बने, वर्ण से धीरे धीरे शब्द बने, शब्द से धीरे धीरे वाक्य बने और वाक्य से क्या बन गई? अपनी भाषा बन गई। ये कौन से दृष्टिकोण वाले लोग सोचते दोस्तों? सामाजिक दृष्टिकोण वाले सोचते हैं। देखिए इनका अपना अपना महत्व है। सामाजिक दृष्टिकोण वाले का भी अपना महत्व है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले का भी अपना महत्व है, भौतिक दृष्टिकोण वाले का भी अपना महत्व है। इन्होंने अपनी अपनी एडवाइस दी कि भाई इस तरीके से भाषा का विकास हुआ। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सामाजिक दृष्टिकोण वाले। सामाजिक दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं? एक बार इसको वापस समझिए। देखिए मैं आपको डिटेल समझाता हूं। सामाजिक दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं कि पहले कुछ बात करने के क्या थे दोस्तों? चिन्ह थे। पहले कुछ बात करने के क्या थे? चिन्ह थे। चिन्ह से धीरे धीरे क्या हुआ? विकास होता रहा लोगों का। तो चिन्ह, वो चिन्ह किसके अंतर्गत बदल गए दोस्तों? वो चिन्ह बदल गए थे आपके ध्वनि के अंतर्गत भी। किसके अंतर्गत बदल गए थे दोस्तों? ध्वनि के अंतर्गत बदल गए थे। ये ध्वनि किस में बदल गई थी? ये ध्वनि आपके वर्ण में बदल गई। और ये वर्ण किस में बदल गए थे? आपके वर्ण आपके शब्द में बदल गए थे। और शब्द किस में बदल गए थे? वाक्य में बदल करके किसका निर्माण हो गया? भाषा का निर्माण हो गया। भाई किसका निर्माण हो गया दोस्तों? यहां पे भाषा का निर्माण हो गया। ये दृष्टिकोण ये जो बात सोचते हैं ना, वो कौन लोग सोचते हैं दोस्तों? ये जो सोचने वाले शिक्षा शास्त्री है ना, वो है दोस्तों सामाजिक दृष्टिकोण वाले। भाई कौन से शिक्षा शास्त्री दोस्तों? सामाजिक दृष्टिकोण वाले। सामाजिक दृष्टिकोण वाले शिक्षा शास्त्री क्या सोचते हैं कि समाज में आचार विचार करने के कुछ चिन्ह थे, उन्हीं चिन्हों को हमने क्या कर दिया? भाषा का रूप बदल दिया। ये कौन से दृष्टिकोण वाले लोग सोचते हैं? तो ये सोचते हैं आपके सामाजिक दृष्टिकोण वाले। क्लियर? तो पहला हो गया आपका सामाजिक दृष्टिकोण। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है आपका भौतिक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण आता है दोस्तों? भौतिक दृष्टिकोण। देखिए अलग अलग प्रकार के शिक्षा शास्त्री हुए। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने सामाजिक दृष्टिकोण से अपने विचार रखे, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने भौतिक दृष्टिकोण से अपने विचार रखे और कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने किसके द्वारा अपने विचार रखे? सांस्कृतिक दृष्टिकोण के द्वारा अपने विचार रखे। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो कौन से आते हैं? आपके भौतिक दृष्टिकोण वाले। तो भौतिक दृष्टिकोण वाले भाषा को लेकर के क्या मानते हैं, उनको भाषा को लेकर के उनकी क्या समझ और भाषा को लेकर के उनके क्या विचार है, इनकी यदि अपन बात करें दोस्तों तो ये कहते हैं कि भाषा ध्वनियों का एक समूह है जो किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। स्वर यंत्र भिन्न भिन्न होने के कारण भाषा में भी परिवर्तन होता है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा है कि भाषा क्या है दोस्तों? ध्वनियों का एक समूह है। क्या है? ध्वनियों का एक ग्रुप है जिसे हम क्या कह देंगे? भाषा कह देंगे। कैसे? जैसे आप ध्वनियां पढ़ते हो, जैसे आप मुंह से बोलते हो अ आ ई उ, ये क्या है?
यहां से जो कंठ से बाहर निकल रही है वो क्या है, ध्वनि है। तो हर लोग इस पूरे के पूरे एक ध्वनि का एक ग्रुप बनता है, इस ध्वनि के ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। ये बात किन्होंने कही थी, भौतिक दृष्टिकोण वाला ने कही थी। और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ये कहते हैं कि भाई प्रतीति कराता है, स्वर यंत्र भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जो होता है भाषा बोलने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। ये किसने कहा था, भौतिक दृष्टिकोण वाले ने। इनको समझिए, देखो ये कैसे कहते हैं। ये कहते हैं, देखिए उनका मतलब क्या हो गया, स्वर यंत्रों का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं कि स्वर यंत्र जहां से अपनी आवाज निकलती है, जिससे अपनी नाक से अपनी आवाज निकलती है, मुंह से अपन बोलते हैं, जिह्वा से अपन बोलते हैं, है ना। उसके बाद में अपन कंठ से अपन बोलते हैं, कंठ से अपन बोलते हैं, तालु से अपन बोलते हैं। भाई इन सब से अपन बोलते हैं, तो नाक, मुंह, तालु, जीवा, कंठ, ये क्या है, यहीं से तो ध्वनियां निकलती है ना दोस्तों। तो ये क्या कह रहा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नाक, मुंह, तालु, जीवा, जहां जहां से कंठ है ना, दांत, जहां ओष्ठ, ये सब क्या है, दंत ओष्ठ भी इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। दंत हो गए है ना, ओष्ठ हो गए, ये मुंह के अंदर भाग है ना, मुंह कुछ पर्सनल नहीं है ना, ये मुंह के अंतर्गत ही आते हैं ये सारी चीजें। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, भाग हैं। तो इनसे अपन बोलते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग है, मुझ में अलग है, आप में अलग है, किसी और में अलग होगा, किसी और में अलग होगा। यही कारण है कि अपन के बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। यही कारण है कि हम लोगों की जो आवाज होती है ना दोस्तों, वो भी क्या होती है, सबसे अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोग चाय बोलते हैं, कुछ लोग उसी चाय को साय बोलते हैं। या चाय का साय बोलना, ये चाय का साय बोलना, कुछ लोग छाछ को चाच बोलते हैं, कुछ लोग छाछ को चाच बोलते हैं। ये किसकी दिक्कत है भाई, स्वर यंत्रों को तो दिक्कत है। तो ये कह रहे हैं भाई भाषा ध्वनियों का एक समूह है, अलग अलग ध्वनि का एक ग्रुप है जो किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। ध्वनि बाहर निकलती है, इसका कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है, इसका कोई ना कोई मतलब होता है, जो सामने वाला क्या करता है, इजीली तरीके से उसको समझ जाता है। ये किसने बताया था दोस्तों, तो ये बताया था आपके भौतिक दृष्टिकोण वालों ने। और इन्होंने इसके साथ में एग्जाम्पल भी दिया कि स्वर यंत्र भिन्न भिन्न होने के कारण भाषा में भी परिवर्तन होता है, कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वर यंत्र क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं, स्वर यंत्र अलग अलग होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि उनकी आवाज जो होती है, उनके बोलने का जो तरीका होता है, भाषा को जो प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, वो सब लोगों में क्या होता है दोस्तों, भिन्न भिन्न होता है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के बोलने का तरीका भिन्न भिन्न होता है, ये कौन से दृष्टिकोण वाले लोगों के द्वारा किया गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों, भौतिक दृष्टिकोण वाले लोगों के द्वारा कहा गया है। ये जो शिक्षाशास्त्री जो भौतिक दृष्टिकोण के ऊपर फोकस करते थे, उन्होंने क्या कहा, तो दो तरह की बातें अपन ने कर ली। पहले सामाजिक दृष्टिकोण वाले की अपन ने बात कर ली। सामाजिक दृष्टिकोण वाले ने क्या कहा था, सामाजिक दृष्टिकोण वाले सिंपल सी बात की, लोग आचार विचार करने के लिए उनके पास में कुछ चिन्ह थे, और उन्हीं चिन्हों को उन्होंने किसमें बदल दिया, भाषा में बदल दिया। यानी कि चिन्ह से ध्वनि तक की बात सामाजिक वालों ने की, ये अब ध्वनि से शुरू होते। यानी कि सामाजिक वाले कहां तक आए थे, चिन्ह से ध्वनि तक की बात उन्होंने की थी, और भौतिक दृष्टिकोण वाले ध्वनि से ही स्टार्ट हुए। क्या हुए, इन्होंने के ध्वनियों का एक समूह है जो किसी अर्थ की प्रतीति कराता है, जो किसी अर्थ का मतलब बताता है आपको। और ये प्रत्येक व्यक्ति में स्वर यंत्र भिन्न भिन्न होने के कारण उनके बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। अपने उनकी वाक कौशल क्षमता जो होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है भाई, किसका कारण है, स्वर यंत्रों की कमी के कारण। इसलिए आप कभी देखो शिक्षक बनोगे भविष्य में जाकर के शिक्षक बनोगे ना, विद्यालय में जाओगे तो छोटे छोटे बच्चों से आपका क्या पड़ेगा भाई, छोटे छोटे बच्चों के साथ में तो आपको रहना पड़ेगा। और जब आप छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहोगे ना दोस्तों, तो वहां पे आपको कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हकलाते होंगे, जो बच्चे तुतलाते होंगे। अब हकलाना तुतलाना भी एक प्रकार की हालांकि मनोवैज्ञानिक बीमारी है ना। अगर हकलाना तुतलाने वाले बालक मिलेंगे ना, वो क्या करेंगे, आप शब्द कुछ लिखा होगा, जैसे आपने लिखाया होगा मान लो चाय, और उसकी अगर वाग सही नहीं होगी तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे साय बोलेगा। तो इसको साय को चाय तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो साय जो गलत बोल रहा है इसको क्या बोला जाए, चाय बोला जाए। अगर वो 8वीं तक के पहले यदि आपने ये उपचार कर दिया तो ठीक है, बाकी 8वीं कक्षा पार होने के बाद में ये उपचार कदापि नहीं हो पाएगा, या थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। कारण क्या है, हमारे अंदर से एक हवा निकलती है, वो हवा क्या होती है कि विभिन्न विभिन्न स्वर यंत्रों पर टकराती है, और टकरा करके वो हवा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, उससे ध्वनि निकलती है। अब क्या हो रहा है कि च मान लीजिए जीवा के ऊपर टच हो रहा है, उसकी जीवान क्या हो रही है, उस च को टच ही नहीं कर पा रही, हवा जो निकल रही है ना उस जीवान उस ऊपर की जगह पर टच नहीं कर पा रही है, इसलिए वो च की जगह पे क्या बोल रहा है, स बोल रहा है, क्योंकि उसकी जुबान थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो पा रही। ये कारण रह रहा है ना दोस्तों। तो उसको क्या करना चाहिए ना, आपको बार बार ऐसे शब्द बोलने के लिए प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए कि ऐसे वर्ड को तू कर क्या कर, बार 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 बोल। जब एक ही शब्द को बार बार बोलेगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, वह जीभ वहां पे क्या करने लग जाएगी दोस्तों, टच करने लगे। क्योंकि एक के काम को यदि आप बार बार करोगे तो हैबिट में आएगा कि नहीं आएगा, धीरे धीरे तो हैबिट में आएगा, तो आप स को क्या बोलने लग जाओगे, च बोलने लग जाओगे। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण हम लोग इस शब्द को ऐसे बोलते नहीं है दोस्तों, ये आपके स्वर यंत्रों की दिक्कत है। हाँ, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर देखा जाए ना तो ये आपके स्वर यंत्रों की दिक्कत है, क्षेत्रीयता का प्रभाव नहीं है दोस्तों। इन चीजों का आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे बात खत्म होती है आपकी, किसकी बात खत्म होती है दोस्तों, भौतिक दृष्टिकोण वाले की। चलिए आगे, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास, जिसे मैं मानता हूं ना
वह है दोस्तों आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को मैं खुद काफी हद तक क्या मानता हूं दोस्तों, सही मानता हूं। भाषा के ऊपर इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है, इसको आप समझिए। देख लीजिए ना कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए ना मैं ये क्लास ले रहा हूं। यकीनन इस जगह पे आप आधा घंटे खड़े नहीं हो सकते, इतने पसीने आते हैं ना। कारण क्या है ना कि मैं पंखा चलाऊंगा तो आपकी आवाज आएगी, आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। आपको क्लियरिटी देनी मुझे बंद है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का एयर निकलती है, इसकी गर्म हवा निकलती है, लाइट्स जो चलती है उनकी गर्म हवा निकलती है, तो क्या होते हो जाती है ना। अब ऐसी वैसी लगाए ना, इतना अमीर स्टूडियो भी नहीं है अपना, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कुछ न कुछ। ऐसी विकट परिस्थितियों में अपना कुछ किया है तो कुछ न कुछ तो कर ही देंगे ना। तो तब तक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं एक चीज मानता हूं, क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती है ना। क्वालिटी में कोई मायने नहीं रखती है। गुरुजी काले दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं, कोई मायने नहीं रखते। मायना रखता है आपके लिए कंटेंट, कि जो कंटेंट यहां पे आ रहा है ना वो कैसा दिख रहा है। आप हर चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कंटेंट के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। क्वालिटी भले लाख गुनी अच्छी हो, लेकिन कंटेंट में दम नहीं है ना, तो वो क्वालिटी कोई काम की नहीं होती दोस्तों। तो यहां पे बात चलती है ना, अपन जो बात करते हैं वो किसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों, कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। मिला करके देख लेना, मैं आपको भारत दृष्टिकोण बता रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं आपको। यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, यदि एक ही टीचर ने अभी तक आपको दृष्टिकोण पढ़ा रखे हो तो। नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। शिक्षण अलग चीज है ना भाई। गाइड से देख करके आप फैकल्टी बन सकते हो, लेकिन वास्तविकता में क्या पढ़ाना चाहिए वो तो आपको जब पता चलेगा, जब किसी चीजों के ऊपर निष्णात करोगे। कभी आना मेरे घर के ऊपर, मैं शोकेस बताऊंगा कि मेरे पास में शिक्षण वीडियो की कितनी ऑथेंटिक पुस्तकें पड़ी हैं, जहां जहां से मुझे मैटर कंटेंट करना इकट्ठा करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज अलग है। तो कंटेंट आपके लिए मायने रखता है, बाकी कोई चीज आपके लिए मायने नहीं रखती। ये आपने हमेशा ध्यान रखना। मेरे नहीं, किसी भी चैनल के ऊपर पढ़ो जहां पे आपको लगा कि यहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तुरंत वहां से आपको क्या कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए। समय बहुत उपयोगी है। तो कंटेंट आपके लिए मेन। तो दो दृष्टिकोण अपन ने अभी तक पढ़ लिए थे दोस्तों। तीसरा दृष्टिकोण जो आता है वो कौन सा आता है आपका दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। भाई कौन सा दृष्टिकोण आता है दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण आता है। देखिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना गया है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भाषा विकास जो है ना, मुझे भी किसी हद तक, बहुत हद तक आता है। देखिए ये टॉपिक बहुत अट्रैक्टिव भी है, मैं बहुत आनंद से पढ़ाता हूं आपको। ये कह रहा है कि भाई भाषा संस्कृति से प्राप्त है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले लोग क्या कह रहे हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज जो है वो किससे प्राप्त है दोस्तों, संस्कृति से प्राप्त है। और संस्कृति बदलती गई और भाषा भी क्या होती गई, धीरे धीरे बदलती गई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे संस्कृति बदली वैसे वैसे क्या बदलती गई, भाषा भी बदलती गई ना। इस चीज को मैं 100% सही मानता हूं, ये बिल्कुल सत्य बात है। संस्कृति का भाषा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे वातावरण बदलेगा, जैसे जैसे संस्कृति बदलेगी, वैसे वैसे क्या बदलेगी, आपकी भाषा बदलेगी। सपोज आप मानिए, जैसे आप, मैं राजस्थान में रह रहा हूं, मान लीजिए कि मैं कुछ दिन के लिए चंडीगढ़ चला जाता हूं, तो वहां रहने के लिए हरियाणा के पास में चला जाता हूं या पंजाब के पास में चला जाता हूं। वहां रह करके मैं साल भर रह जाता हूं ना, तो धीरे धीरे मेरे बोलने का जो टोन है ना वो पंजाब हरियाणा वाले लोगों की तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभाव पड़ा, मेरा वातावरण बदला, मेरी संस्कृति बदली। और जैसे ही मेरी संस्कृति बदली तो मेरी भाषा भी क्या हो गई दोस्तों, बदल गई। जाहिर सी बात है, मैं वहां गया बदल दिया। ये कारण है। मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि आप अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते हो ना, तो सबसे पहले वहां की यदि कोई चीज सीखता है व्यक्ति, तो वो सीखता है भाषा। यहां से आप अगर महाराष्ट्र में चले जाओगे, तो महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां के जो खाना होता है वो बनाना आप बाद में सीखोगे, लेकिन सबसे पहले वहां की बोली सीख जाओगे, वहां की भाषा सीख जाओगे। कारण क्या है कि व्यक्ति कहीं पर भी जाए सबसे ज्यादा अटैच रहता है लैंग्वेज के। सबसे ज्यादा अटैच किसके रहता है, भाषा के रहता है। वो जिस संस्कृति में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा ना, उसकी भाषा वैसी हो जाएगी। राजस्थान में कोई बच्चा जन्मा है, मान लीजिए उदयपुर के किसी गांव में बच्चा जन्मा है ना, उसको आप इंग्लैंड में ले जाकर के छोड़ दो, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने लग जाएगा। कोई इंग्लैंड में अगर बच्चा जन्मा है ना, उसको यहाँ उदयपुर में ला करके छोड़ दो, वो जब बड़ा हो जाएगा ना, वो क्या बोलने लग जाएगा, धराटे बंद, इस क्षेत्र की बोली बोलने लग जाए। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा गांव है ना, बताया ना मैंने कि आत्मा, वहां पे एक डॉक्टर रहता है, वो पश्चिमी बंगाल से है ना। अब उसके लड़के क्या हुए, पश्चिमी बंगाल से वो डॉक्टर, वो क्या रहता है, मेरे गांव के अंदर ही रहता है। आगे बस गया, घर वर बना लिया, सब हुए। उसके बच्चे भी गांव में आने के बाद भी हुए। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो वो बच्चा उस गांव में जिन लोगों के साथ में रह रहा है ना, सेम वैसी, मतलब आप कह सकते हो कि मेरे से अच्छी मेवाड़ी वो बोल लेते हैं। कारण किसका प्रभाव, वातावरण का तो प्रभाव पड़ा ना। बाकी तो पश्चिमी बंगाल के बंगाली लैंग्वेज और राजस्थानी लैंग्वेज में कैसे टकरा गई, संस्कृति का प्रभाव पड़ा। वो जैसी संस्कृति में रहेंगे वैसी भाषा उसके ऊपर क्या डालेगी, प्रभाव डालेगी। ये कॉमन सी बात है, आप जानते हो। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले क्या कहते हैं, पहले समझिए। जैसे जैसे आपकी संस्कृति बदलती जाएगी वैसे वैसे क्या करते रहेंगे दोस्तों, भाषा भी बदलती जाएगी। संस्कृति का ये भी रूल्स है। अब देखिए मुस्लिम लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, या किसी सिख लोग हैं, कोई भी अलग अलग धर्म के लोग, गुजराती लोग हैं, सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अभिवादन भी अलग है। कोई नमस्कार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, कोई सत श्री अकाल बोलता है, कोई सलाम अलैकुम बोलता है। ये क्या है, संस्कृति को तो प्रभाव है ना। वो जिस संस्कृति में रहेगा धीरे धीरे क्या होगा, वैसा प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे मैंने एक स्कूल में कुछ दिनों पहले विद्यालय के अंदर पढ़ाया करता था,
जब मैं भी 12th करके आया था ना, तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता था, तो वो स्कूल जो क्षेत्र में था वहाँ पे मुस्लिम वर्ग सबसे ज़्यादा था, बच्चे भी ज़्यादा थे, और वहाँ पे जो फैकल्टी थी ना वो भी कैसी थी भाई, मुस्लिम वर्ग की थी। तो हम भी जाते थे तो सब लोग सलाम अलैकुम बोलते थे, धीरे धीरे हमारी आदत भी कैसी पड़ गई भी, बोल करके ना विद्यालय में जाते कोई हिंदू टीचर भी मिल जाता ना, उसको भी हम नमस्ते की बजाय क्या कहते थे, सलाम अलैकुम कह देते थे। कारण क्या हो गया, क्योंकि उस वातावरण में रहने की वजह से हमारे जीवन के ऊपर वो शब्द बैठ गए थे। तो ये कारण होता है भी आप जिस संस्कृति के अंतर्गत रहोगे वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। अब देखिए इसको आगे समझते हैं, इसको ऐसे समझते, देखिए कैसे बदलिए। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि आदि मानव हुआ करते थे, है ना। ये आदि मानव नहीं भी दिख रहा हो ना, ये फोटो में कलेक्ट करता हूं कि गूगल से, है ना। ये देखो आदि मानव, सबसे पहले क्या होते थे दोस्तों, आदि मानव होते थे। इनके बारे में आपने जाना होगा कि भाई आदि मानव किसे कहते हैं। जो आदि मानव होते थे ना, पहले निर्वस्त्र होते थे, किसी प्रकार के ये कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। हाँ, ये किसी प्रकार के कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, ये निर्वस्त्र होते थे। अब ये क्या करते थे, कोई कपड़े पहनते भी नहीं थे, इनकी भाषाओं में इतना सुधार नहीं था। देखिए संस्कृति बदलती है तो भाषा कैसे बदलती है, इसका एग्जांपल लेकर के आया हूं मैं आपके साथ में। अब ये आदि मानव थे, कुछ भी नहीं पहनते थे, इस तरह इनके पास में कोई संस्कृति नहीं थी, कोई भाषा भी नहीं थी, ये केवल लोग संकेतों में बात करते थे, चिन्ह में बात करते थे, इनके बोलने का कोई तरीका था। तो जैसा भी रहते थे बस अपने अपने चिन्ह की वजह से उसकी वजह से पहचान जाते थे, बोलने का कोई तरीका नहीं था। अब धीरे धीरे अगर आगे बढ़ने लगे ना दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या आने लगा कि इन्होंने धीरे धीरे क्या करने लगे, पेड़ की छालों के जो वस्त्र आते हैं ना दोस्तों, किसके वस्त्र, पेड़ की छालों के जो वस्त्र आते हैं ना, धीरे धीरे वो पहनने लगे थे। थोड़ा सा ब्लर है फोटो लेकिन दिख रहा होगा, ये क्या करने लगे थे, पेड़ की छालों का वस्त्र पहनने लगे थे। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ये पेड़ की छालों के वस्त्र पहनने लगे ना, फिर आपने पिक्चरों में देखा होगा वो जीभ ऐसे करके आवाज निकालते थे, वो क्या थी, ध्वनियां निकालने सीख गए। देखो संस्कृति बदल दी ना, पहले कौन सी अवस्था में थे, अब देखिए पहले बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में, संस्कृति बदली, धीरे धीरे संस्कृति बदली, और जैसे उन्होंने कपड़े पहनने स्टार्ट किए, अंदर से क्या निकलने लगी, ध्वनि निकलने लगी, थोड़ी सी वो बोलना सीख गए थे। भाई समझ आ गई थी ना, मैंने कल आपको बताया था ना, भाषा का राष्ट्र के विकास से गहरा संबंध होता है। तो ये अब आगे चलते हैं, फिर ये धीरे धीरे क्या कपड़े की छाल को छोड़ करके यही आदि मानव किस पे आ गए थे दोस्तों, ये आ गए थे आपके ये चमड़े के वस्त्र पहनने लगे थे दोस्तों, हल्के हल्के। किसके वस्त्र पहनने लगे थे, धीरे धीरे चमड़ों के, या जो पशु पक्षी जंगल के अंदर जिसकी मौत हो जाती थी ना, उन चीजों को लेकर के वो क्या करते थे, धीरे धीरे उन चीजों का, उनके पशु पक्षियों का कुछ श्रृंगार व्रंगार बना करके पहनने लग गए थे। उनके पंख वगैरह ले लेते थे, कुछ भी ले लेते थे, और वो क्या करते थे भाई, हाँ वस्त्र पहनने लगे थे। अब यहां आए तो इनकी भाषा में और सुधार हो गया, है ना। देखो कुछ सीखी, जैसे इसने देखिए ये नाक के अंदर पहन रखा है, आठ से पार कर रखी है ना, ये क्या है, ये हड्डी है दोस्तों, है ना, लकड़ी मत समझ जाना इसको। ये किसी न किसी प्रकार की है ना, पतली पतली हड्डियों को ये खींच खींच करके नाक में पहनने का फैशन बनाते हैं लोग, अपन भी तो बनाते हैं अभी फैशन पहनने का। कुछ लोग जैसे कान में पहनने की यहाँ की बात है, कुछ लड़कियां यहाँ पे भी पहनती, यहाँ पे भी पहनती, यहाँ पे भी पहनती, बहुत सारी लड़कियों की ये पूरा का पूरा भरा रहता है, ये फैशन अपन नहीं तो बनाई, तो इन लोगों को ये भी फैशन बाहर निकालते थे। क्या निकालते थे भाई, नाक में पहनने के लेकर के। देखिए इनके गलों में भी कुछ अस्थियों जैसा पहना हुआ मिलता है, हाथ में भी कुछ रख रखा है, देखिए चमड़े के, कुछ पशु पक्षियों के लगा रखे, ये चमड़े के वस्त्र पहनने लग गए थे। इन्होंने पाँव में भी कुछ बना करके अब इनकी संस्कृति धीरे धीरे बदली, तो धीरे धीरे बदली तो लैंग्वेज में भी क्या हुआ, सुधार हुआ, भाषा के साथ में ये भी बदलने लगा। अब ये आगे जैसे चलने लगे दोस्तों, थोड़े से आगे ये निकले, अब इन्होंने क्या आ गए थे, तो एक रुपये वस्त्र आ गए थे मार्केट में। कौन से वस्त्र आ गए थे दोस्तों, एक रुपये वस्त्र आ गए थे। अब ये एक रुपये वस्त्र क्या होते समझिए, एक रुपये वस्त्र का मतलब होता है दोस्तों एक ही कपड़ा होता है। क्या होता है, एक ही कपड़ा होता है, और उस एक ही कपड़े को पूरे बदन के ऊपर ढकना पड़ता है। आपने असम साइड में लोगों को देखा होगा, अभी भी कुछ औरतें हैं ना इस टाइप की साड़ियां पहनती है। मराठी क्षेत्र में भी, महाराष्ट्र क्षेत्र में भी अभी कुछ लोग ऐसे पहनते हैं, लेकिन बंद हो गए, वो लोग पहनने लगे थे। पहले के देखिए इस औरत ने जो पहन रखी है एक ही साड़ी है, पूरी यहाँ से लपेट रखी है, और उसी से अपना पूरा का पूरा क्या ढक रखा है दोस्तों, बदन ढक रखा है, एक जैसा ढक रखा है। पुरुष लोग भी ऐसी धोती पहनते थे। आपने जैन धर्म के कुछ लोग देखे होंगे जो पीताम्बरी वगैरह श्वेताम्बरी वगैरह पहनते हैं, वो ऐसे ही धोती पहन के ना पूरा ऊपर से ला करके इधर बांधे, वो एक वस्त्र थे। तो जैसे ये एक वस्त्र आया ना, तो भाषा के अंदर क्या हो गया दोस्तों, और सुधार हो गया। तो क्या हो गया, संस्कृति बदली और भाषा ही बदली ना, बदलती तो रही ना धीरे धीरे। ये वस्त्र बहुत लंबे समय तक चला था दोस्तों। अगर ध्यान से बताओ तो लगभग ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल था ना दोस्तों, महाभारत काल तक एक वस्त्र ही चला था दोस्तों, है ना, एक वस्त्र ही चला था। महाभारत का जब तक दौर था ना, तब तक कौन सा वस्त्र चला था, एक रुपये वस्त्र ही चला था। तो ये एक रुपये वस्त्र बहुत लंबे समय तक चला था। अब एक रुपये वस्त्र के बाद में धीरे धीरे कौन सा वस्त्र आने लग गया था दोस्तों, ये देखिए धोती और कुर्ता आने लग गया था। औरतें क्या पहनने लगे, पुरुष जो थे ना वो क्या पहनने लगे थे दोस्तों, धोती और कुर्ता पहनने लगे थे। तो ये देखिए धोती और कुर्ता पहनने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी भाषाओं में और सुधार हुआ। भाई धीरे धीरे संस्कृति बदली तो उनकी भाषाएं जैसे जैसे बदलती जाएगी, जैसे संस्कृति बदली भाषा। अब देखिए इनके लोग, ये लोग जो थे थोड़ी भाषाओं को और अच्छे बोलने लगे। फिर आगे गए तो धीरे धीरे इनका विकास हुआ, और किस पे आ गए थे हम लोग, शर्ट पैंट पर आ गए थे दोस्तों। देखिए जैसे शर्ट पैंट पर आए तो धीरे धीरे क्या हो गया, अपनी भाषाओं में और सुधार हो गया, अपन भाषाओं की और क्लियरिटी होने लगी, भाषाओं को और अच्छी तरीके से समझने लग गए थे। क्योंकि यहाँ पे पैंट शर्ट आए तो भाषा अच्छी हुई, तो भाषा बदली और अपना स्टाइल बदल जाएगा, ये कारण है। जब तक भाषाएं नहीं बदलेगी तब तक स्टाइल नहीं बदली जाएगी। ये रीजन है ना एक पीछे,
कोई लोग फॉर्मल शर्ट पहन के कभी ऐसे यो यो करते देखा है? यो यो करने वाले लोग कौन होते हैं? जो टी शर्ट वी शर्ट पहन रखे होते हैं या कुछ फंकी टाइप के कपड़े पहन रखे, वही करते। कारण क्या है? संस्कृति बदली और उनकी स्टाइल बदल गई थी। संस्कृति फॉर्मल है, वो भी फॉर्मल है, ये प्रभाव पड़ता है। आप प्रैक्टिकली लाइफ में लेकर के देखना। तो पैंट शर्ट पहन करके आए थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पैंट शर्ट के बाद में अपनी लैंग्वेज में क्या आ गया था दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा सा क्या आ गया था दोस्तों, चेंजेस आ गया था, बहुत सारा क्या आ गया था दोस्तों, बदलाव आ गया था। इसके बाद में पैंट शर्ट से आगे चलते, आप ही देख रहे हो गुरुजी कहां से लाए, पैंट शर्ट से आगे गए और धीरे धीरे क्या आ गए थे, कोट पैंट आ गए थे मार्केट के अंदर। अब लोग क्या पहनने लगे, कोट पैंट पहनने लगे। कोट पैंट पहनने लगे तो संस्कृति में और क्या आ गया, बदलाव आ गया। इनकी लैंग्वेज है ना थोड़ी बहुत और क्या हो गई, अच्छी होने लग गई थी। अब कोट पैंट से भी आगे गए ना, धीरे धीरे जींस टी शर्ट आ गए थे, है ना। मैं आपके वाला नहीं लेकर के आया, वो मेटर लाया, संस्कृति बदली। ये संस्कृति बदली, भाषाओं में और सुधार हुआ। अब लोग हिंदी मिश्रित वाली भाषाएं क्या करने लगे, बोलने लगे, भाषाओं में और चेंजेस हुआ। देखिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अब इसके बाद में चलते ना, अब देखिए ये वाली पैंटें आ गई है ना। ये वाली इनकी लैंग्वेज बहुत अलग ही होती है, कि इनकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत डिफरेंट वाली लैंग्वेज होती है। जैसे एक समय था कभी भी जब है ना क्या बोला जाता था, सॉरी, एक समय था जब पिताजी को बोला जाता था, सॉरी, जब पिताजी को बोला जाता था पिताश्री, क्या बोला जाता था दोस्तों, पिताश्री। फिर धीरे धीरे समय निकला, पिताश्री को क्या बोलने लगे थे, पिताजी बोलने लगे थे। फिर समय निकला, धीरे धीरे क्या बोलने लगे थे दोस्तों, पापा जी बोलने लगे थे। फिर समय निकला, धीरे धीरे क्या बोलने लगे दोस्तों, पापा बोलने लगे। और आजकल कुछ ओवर मॉडल लोग हैं ना, वो सिर्फ पापा को क्या बोलते दोस्तों, पा बोलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी सी संस्कृति और बदलेगी तो पा की जगह पे क्या आ जाएगा। तो पापा को केवल क्या बोल रहे हैं, वो पा बोल रहे हैं। ये किसका प्रभाव है दोस्तों, ये इसी का तो प्रभाव है। आपने अपने रहन सहन का तरीका बदला, आपने आपकी संस्कृति बदली और आपकी भाषा क्या होगी, ऑटोमेटिक बदलती चली गई। इसके बाद में यदि अपन बात करें दोस्तों इसके आगे कि इनके बाद में बात करें, ये देखिए इसके बाद में भी, इसके बाद में ये संस्कृति बदलती गई। इसके बाद में फोटो कहां गया भाई, गायब कर दिया, लगाया नहीं दिखता है ना। इसके बाद में सोचिए यहाँ पे ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद में आजकल आपने लोग देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, ये आजकल है ना बरमूडे और टी शर्ट पहनने लगे दोस्तों। कौन से पहनने लगे, बरमूडे का यूज करते हैं, या फिर जो आता है आपके ऊपर क्या बोलते हैं इसको, अपने बरमूडे के ऊपर सॉरी सैंडो टाइप के टी शर्ट्स वगैरह आते हैं जिनकी बाहें वगैरह नहीं होती हैं। तो अधिकांश लोग क्या करने लगे, वो पहनने लगे इसके ऊपर। उनकी भाषाएं और अलग ही टाइप की होती हैं, उनके बोलने का तरीका और अलग ही होता है। जैसे यस को या कह देना, है ना, ओके को खाली के कह देना। ये क्या है, संस्कृति का ही तो प्रभाव है। धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कृति बदली है ना, वैसे वैसे ही क्या हुआ, प्रभाव बदला ही है ना लोगों का। तो ये किसका प्रभाव पड़ रहा है, किसी न किसी संस्कृति का तो प्रभाव पड़ रहा है ना दोस्तों। तो ये प्रभाव पड़ा था आपके किसके ऊपर, ये इस बरमूडे और इनकी वजह से। अब आगे जाकर के जब संस्कृति और बदलेगी तो भाषाओं में क्या होगा, और भी तो बदलाव होगा, धीरे धीरे और भी चेंजेस आएगा। तो वैसे वैसे जैसे संस्कृति बदलती रहेगी वैसे वैसे भाषाओं में क्या आता रहेगा दोस्तों, धीरे धीरे चीज आता रहेगा दोस्तों। वो क्या आता रहेगा आपके अंदर, इसमें बदलाव आता रहेगा दोस्तों। इसके बाद अपन यदि बात करें, इसके बाद यदि अपन बात करें कि ये देखिए, इसके बाद यदि अपन बात करें कि इस प्रकार से आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का क्या हुआ, धीरे धीरे बदलते चला गया। कि जैसे जैसे संस्कृति बदलती गई वैसे वैसे क्या होता गया दोस्तों, कि भाषा भी क्या होती गई, बदलती गई। ये कौन से दृष्टिकोण वाले लोग मानते हैं, तो ये मानते हैं आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले लोग। दैट्स क्लियर। तो अपन ने कितने प्रकार के दृष्टिकोण पढ़ लिए। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 3 प्रकार के दृष्टिकोणों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। एक तो अपन ने अध्ययन कर लिया भाई सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर लिया दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में। एक अपन ने किसके बारे में अध्ययन कर लिया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर लिया दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में। और दूसरा अपन ने किसका अध्ययन कर लिया, भौतिक दृष्टिकोण के बारे में। 3 दृष्टिकोणों को अपन ने यहां पे क्या कर दिया दोस्तों, पढ़ लिया है भाई। कितने दृष्टिकोणों को पढ़ लिया है, 3 दृष्टिकोणों को यहां पे अपन ने धीरे धीरे क्या कर दिया है दोस्तों, पढ़ लिया है। क्या कर दिया दोस्तों, पढ़ लिया है। इसके बाद यदि अपन बात करें, अब बात करते हैं अपन भाषा के प्रकार की। हल्की सी बात अपन किसकी कर लेते हैं, यहां पे भाषा के प्रकार के बारे में बात कर ले कि भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं। ये सामान्य प्रकार बताए गए ना दोस्तों। भाषाओं के प्रकार अभी अपन आगे जाकर के जाएंगे तो भाषाओं के प्रकार अपन को बहुत कुछ पढ़ने। तो ये सामान्य भाषाओं के क्या हो गए दोस्तों, प्रकार हो गए। तो सामान्यतः भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन हल्की हल्की सी बात यहां पर कर लेते हैं। तो 3 दृष्टिकोण पढ़ लिए अपन ने, और तीनों दृष्टिकोण के बाद अपन पढ़ेंगे आज भाषाओं के प्रकार। तो देखो भाषाओं के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार की भाषाएं होती है सामान्य रूप से। या तो लोग बोल करके अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे, या लिख करके अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे, या संकेत के रूप में अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। यहां जो मुख्य रूप से जो माना जाता है ना दोस्तों, वो केवल और केवल कितने प्रकार से माना जाता है, 2 प्रकार से माना जाता है। कितने प्रकार के, 2। मौखिक और लिखित को मुख्य माना जाता है, संकेत को गौण माना जाता है। इतना महत्व नहीं होता है संकेत का। सांकेतिक भाषाएं बहुत कम रूप में चलती है, लेकिन आजकल सांकेतिक भाषाओं का और ज्यादा दौर बढ़ा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस मौखिक भाषा की। देखो मौखिक भाषा जो है ना सबसे सरल भाषा मानी
मानी जाती है, क्योंकि बोलना सबसे आसान है। मौखिक भाषा को कौन सा भाषा माना जाता है? सरल भाषा, मतलब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मौखिक रूप में अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है। दूसरी, भाषा का मूल रूप है ये। भाषा का मूल रूप क्या? ध्वनि को अपन मूल कहते हैं ना, तो मौखिक से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो भाषा का मूल रूप भी किसको माना जाता है? मौखिक भाषा को। प्राचीन भाषा भी किसको माना जाता है? मौखिक भाषा। अब कुछ लोग कहेंगे भी सांकेतिक भाषा को प्राचीन भाषा मानी जाए, नहीं, सांकेतिक भाषा को आजकल मॉडलिंग भाषा के रूप में लिया। अपन यहाँ दो भाषा मुख्य है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषाओं के तो प्रश्न आपके आएंगे भी नहीं, आएंगे तो दो ही भाषाओं के आएंगे, मौखिक और लिखित। उसमें प्राचीन कौन सी बताई जाएगी? तो उसमें प्राचीन बताई जाएगी आपकी मौखिक भाषा, क्योंकि आपने वेद वगैरह कुछ पुराण देखे होंगे तो केवल मौखिक शिक्षा ही चलती थी, लिखित शिक्षा इतनी पहले नहीं थी। तो ये सबसे सरल भाषा, भाषा का मूल रूप या प्राचीन भाषा। अब ये आपको पूछ लिया जाए कि भाषा का मूल रूप किसे कहते हैं, लिखित भाषा को, मौखिक भाषा को या सांकेतिक भाषा को, तो ये आपकी दिक्कत हो जाएगी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में। तो वहां पे जो आपका सही उत्तर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा? आपका मौखिक भाषा। मैंने कल भी आपको बताया था, एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्या करेगा? आपको काटने की कोशिश करेगा कि मैं कैसे भी करके इसको आपको क्या कर दूं दोस्तों, रिजेक्ट कर दूं। कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा? रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा ना। तो वो रिजेक्ट कैसे करेगा? ऐसे ही तो करेगा, डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछ करके आपको क्या कर देगा? वहां से रिजेक्ट कर देगा या आपको काटने की कोशिश करेगा। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भाषा का मूल रूप किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को। प्राचीन भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें। ये भाषा का अस्थायी रूप है। इसको भाषा का, मौखिक भाषा को क्या कहते हैं? अस्थायी रूप भी कहते हैं। अस्थायी रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि मौखिक भाषा क्या होती है? उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। आपने बोली और भाषा खत्म, मैंने ये बोल दिया और भाषा खत्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है भाई? कोई वैल्यू नहीं है। ये भाषा का कौन सा रूप है? अस्थायी रूप है। बोला हुआ कि कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप किसी भी चीज को आप कोर्ट में जाते हो ना, प्रूफ मांगते हैं आपसे, क्या प्रूफ है कि आपने इसको पैसे दिए थे? आपके पास में कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं इसने तो कसम खा करके दी थी, कसम कोर्ट नहीं मानती है, क्योंकि मौखिक भाषाओं की कोई वैल्यू नहीं होती। लोग कहते हैं ना जुबान की वैल्यू है ना, बाकी किसी की वैल्यू नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत में देखा जाए ना भाई, राइटिंग की वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू। जुबान की क्या है? कल मुकर जाएगा आदमी, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। डायलॉग में अच्छी लगती है ये बातें, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए ना, तो इसको भाषा का क्या कहा जाता है? अस्थायी रूप। उच्चरित होते ही तुरंत ये भाषा क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। आधारभूत इकाई की ध्वनि, जैसे आजकल के लव वगैरह होते हैं ना भाई, देखो जैसे ब्रेकअप वगैरह होते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर लड़का परेशान होकर के ना अगर मर भी गया होगा ना, तो भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास में कुछ प्रूफ के रूप में कुछ बचते ही नहीं भाई। कॉल पे बात की होगी तो क्या निकालेंगे? कॉल डिटेल निकालेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक केस था दोस्तों, है ना, फॉरेन का था वो केस, आपने पढ़ा भी होगा, सही 5-6 महीने पुरानी की बात है। तो एक लड़का जो लड़की के प्यार में था, उसकी दूसरी जगह पर शादी हुई, उसकी वजह से मेंटल हो गया था, परेशान हो गया था। उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं इस लड़की की प्रेम की वजह से मेंटल हो गया। तो कोर्ट ने पूछा था कि आपके पास में क्या सबूत है ना, तो उसने वहां पे 933 अपने लव लेटर्स जो थे ना जमा करवाए थे लिखित रूप में, और उसका केस चला था और लड़का केस जीत गया था दोस्तों। ये क्या था? प्रूफ था। वहां पे जुबान की वैल्यू होती ना तो कुछ नहीं होती। तो ऐसे, अरे आपको नहीं कह रहा हूं ना ऐसा कुछ करने के लिए, सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसी कुछ चीजें, तो भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित कौन सा रूप? लिखित भाषा होगी ना, वो कैसे होगी? अस्थायी रूप होगा। इसको आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। ये मैंने पहले ही बताया था भाई, मौखिक है ना, मुख्य रूप से भाषा जो होती है वो किसके ऊपर चलती है? ध्वनि के रूप में चलती है। तो इसकी जो आधारभूत इकाई होगी ना दोस्तों, वो भी क्या होगी? ध्वनि होगी। और इसमें एक मेन दिक्कत और है कि जब आप कभी भी बोलते हो ना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक श्रोता का और एक वक्ता का होना जरूरी है। मतलब एक बोलने वाले का और सुनने वाले का जरूरी है। वो प्रत्यक्ष भी हो, प्रत्यक्ष कैसे? जैसे आप मेरे सामने भी अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष नहीं हो, फिर भी आप सुन रहे हो ना, मैं वक्ता हूं और आप श्रोता हो। आप अप्रत्यक्ष हो, बिल्कुल मेरे सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे सामने हो। प्रत्यक्ष का मतलब जो मेरे सामने बैठा है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। तो इसमें वक्ता और श्रोता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होना जरूरी है। ये तीनों की तीनों इसको क्या कहलाएगी दोस्तों? विशेषताएं कहलाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों लिखित भाषा की। लिखित भाषा के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भाषा का अस्थायी रूप है। इसमें अंतर भी दो, क्योंकि अस्थायी रूप है, लिखा हुआ लंबे समय तक रहता है, लिखा हुआ अस्थायी है। तो ये भाषा का अस्थायी रूप है, उच्चरित होते ही तुरंत समाप्त नहीं हो जाती है। विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। आपके मन में कोई भी बात आ गई, कोई भी चीज है, कोई लंबे समय तक रखना है, तो क्या होगा भाई? लिखा पढ़ी होगी ना, सब कुछ टाइपिंग होगी ना। अगर मान लो जीवन की वैल्यू होती, तो आपकी जीवन की वैल्यू के आधार पर आपको बैंक लोन क्यों नहीं देता है ना? कि भाई आदमी जीवन की वैल्यू दे देगा वापस, बैंक लोन नहीं देता है। सब कुछ लिखित में काम करता है। क्यों करता है? इसके पीछे काम क्या है? इंश्योरेंस वाले लिखित में काम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके विचार लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं ना। जीवन बाद में बदल भी सकती है ना, लेटर लिखे हुए आपको बदलेंगे नहीं। वक्ता श्रोता की अपेक्षा नहीं करता, बोलने वाला सुनने वाला की कभी अपेक्षा नहीं करता। मेरे अंदर कोई विचार आया, मैंने डायरी उठाई और 4-5 कविताएं दाग दी, 4-5 शायरी लिख दी, है ना, अपना मन भी ठंडा हो गया और अपना काम भी हो गया। इसमें श्रोता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वक्ता अपने विचार स्वयं प्रकट कर सकता है। यह भाषा का गौण रूप है। देखिए वह भाषा का कौन सा रूप था दोस्तों? यह भाषा का अस्थायी रूप है, भाषा का अस्थायी रूप। ये भाषा का गौण रूप है। ये मूल रूप था, ये गौण रूप है। मूल रूप तो कौन सा माना जाता है? मूल रूप माना जाता है आपके मौखिक भाषा को, और इसको कौन सा माना जाएगा? आपके गौण रूप माना जाता है। और उसकी जो आधारभूत इकाई थी वो थी ध्वनि, और इसकी जो आधारभूत इकाई होगी ना दोस्तों, वो कौन सी हो जाएगी? आपके आधारभूत इकाई क्या हो जाएगी? आपकी वर्ण हो जाएगी। ये भाषा कौन सी कहलाएगी? आपकी लिखित। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बाद में बात कर लेना, एक हल्की सी भाषा ये भी देख लो, ये होती है आपकी सांकेतिक भाषा, है ना। फोटो भी आपके लेवल का लेकर के आया, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है फोटो अभी हाल ही में,
है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए मैंने इस फोटो को निकाला। सांकेतिक भाषा, बिना ध्वनि के भावों को प्रकट करना एवं ग्रहण करना, इसे हम क्या कहेंगे भाई? सांकेतिक भाषा ही तो कहेंगे ना, संकेत की भाषा कहेंगे, जिसमें आप ध्वनि का उपयोग नहीं करते हो, बिना ध्वनि के भी किसी बात की इधर उधर की वार्तालाप कर सकते हो, अपनी बात को इधर उधर पहुंचा सकते हो, उसे हम क्या कह देंगे? सांकेतिक भाषा कह देंगे। ये देखिए, ये सांकेतिक भाषा ही तो है, इसके माध्यम से आपको कोई ना कोई विचार देना चाह रहे हैं कि भाई हमारा प्रेम जो है ना भाई बड़ा घनिष्ठ है। तो ये किसका एग्जांपल दे रहे हैं? संकेत के माध्यम से दे रहे हैं। आप जो ये थंबनेल ऐसे बताते हो, आप बाय जो करते हो ऐसे, ये क्या है? सांकेतिक भाषा है दोस्तों। तो सांकेतिक भाषा का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझो कि इशारों में की गई बातें जिसके अंदर ध्वनि का कोई भी प्रयोग नहीं होता है, ध्वनि का कोई भी उच्चारण नहीं होता, इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन वर्तमान में सांकेतिक भाषा का प्रयोग चल रहा है दोस्तों। वर्तमान में जो बच्चे हैं ना, उनको सांकेतिक भाषा के रूप में अध्ययन कराया जाता है। जैसे देखिए ऐसे, ये अगर फोटो आपको सही दिख रहा हो ना, ये देखिए इन्होंने अंगुली के आधार पर क्या बना रखी है? एबीसीडी बना रखी है। जो लोग ध्वनि नहीं कर सकते, जो लोग बोल नहीं पाते, मुख बधिर जो लोग होते हैं ना दोस्तों, है ना, जो लोग बोल नहीं पाते, उन लोगों के लिए आप इन्होंने भाषा बना रखी है। देखिए अंगुली से मुट्ठी बंद है, मतलब ए, इस प्रकार की अंगुली बनाएगा बी, इस प्रकार की बनाएगा सी, इस प्रकार की डी, इस प्रकार की ई। ये क्या है? ये पूरी की पूरी सांकेतिक भाषा है। जो लोग बोल नहीं सकते, केवल देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उन लोगों के लिए इस भाषा का प्रयोग होता है, जिसे कौन सी भाषा कहते हैं दोस्तों? सांकेतिक भाषा कहते हैं, या सांकेतिक भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने गौण रूप हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के भौतिक दृष्टिकोण वालों ने क्या कहा, भाषा के सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले ने क्या कहा। इस सारी की सारी चर्चा आप आज की क्लास में कर ली। इसके बाद भी अपनी क्लास रेगुलर रहेगी ना, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं मैं ना, मुझे भी जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, और आपकी परेशानी आप समझ रहे होंगे, दिख रहा होगा आप सब कुछ को। इस परेशानी को खत्म होने तो फिर मैं क्लास घंटे घंटे की कर दूंगा। यहाँ पे आधे घंटे तक रहना भी बहुत बड़ी बात है, मैं सब चीज मैनेज करके चल रहा हूँ। तो इस परेशानी को खत्म होने दो, मैं आपकी क्लासें भी लंबी लंबी कर दूंगा। कल मैं आपको ऐप की और मेरी जो बुक आ रही है उसकी मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल की जानकारी दूंगा। टाइमिंग क्या रहेगा उसका, आप टेलीग्राम से जुड़े हुए रहे या मेरा व्हाट्सएप से जुड़े हुए तो स्टेटस पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो वहां से जानकारी ले और उसके बारे में भी जाने कि वो कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है और किस तरीके से मैंने उसको मैनेज किया है दोस्तों। पहले ही बता रहा हूं ना, इसको मैंने मैनेज इस तरीके से कहा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है दोस्तों, मैंने एक अलग तरीके से इसको मैनेज किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से इसको मैनेज किया है। तो इस पूरे के पूरे प्लान को समझने के लिए भी आप कल लाइव आइए और ये 9 बजे वाली क्लास में जुड़े रहिए और थोड़ा सा और माहौल बनाइए, अपने परिचितों को बोलिए कि थोड़े से लोग धीरे धीरे क्या करें भाई, जुड़े ना। मैं लाइक सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो मैंने कभी नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे बनाइए, क्योंकि जितनी गैदरिंग होती ना पढ़ने की, उतना अपन को भी क्या आता है, आनंद आता है। मुझे भी रिस्पॉन्स आता है कि चलो रात को डाला हुआ वीडियो आज 2000 लोगों ने देख लिया, 3000 बच्चों ने पढ़ लिया, मतलब बच्चे अपन से पढ़ रहे हैं, तो अपन को और क्या करनी चाहिए, अधिक से मेहनत करनी चाहिए। हालांकि मेहनत में मेरी कोई दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों, मेहनत मेरी हमेशा दमदार रहती है। ऐसे अट्रैक्टिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहें, अपने तैयारी को कमजोर ना करें, क्योंकि इस रीट में यह सीट अपनी होनी चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।